Very good morning, students. Today we'll have our point number 2 of Flamingo. You know that in our last class, lecture of poetry section, we did the first one. It was about my mother at 66. Right now we are going to have this point number 2 in 12th class. Is about your an elementary school classroom in a slum. Slum में elementary school की एक classroom. एक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय होता है उसके अंदर एक एलिमेंट्री क्लासरूम है, एक प्राइमरी क्लासरूम है, ओके, स्लम में, गंदी बस्ती में, बाय स्टीवन स्पेंडर. सो वी आर गोइंग टू हैव द पॉइंट नंबर 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. स्लम में एक एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम, स्लम में एक एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम, ओके. सो इट द सेम पोएम इज बेसिकली कंपोज बाय स्टीवन स्पेंडर. इसे कंपोज किया है, इसे लिखा है स्टीवन स्पेंडर ने. द नेम ऑफ द पोएट इज स्टीवन स्पेंडर. And as far as the matter of introduction is concerned of the poet, the same is given. Okay, just about your poem in this, okay, on this page. So page number 92, point number 2, an elementary school classroom in a slum, students. So let's have your introduction of the poet. एक slum का मतलब होता है गंदी बस्ती. So गंदी बस्ती में elementary school की classroom, एक कक्षा. About the poet, कवि के बारे में, Stephen Spender. Stephen Spender was an English poet. Stephen Spender जो English poet थे. स्टीवन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट. स्टीवन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे, अंग्रेजी कवि थे. एंड एसेइस्ट और एक एसेइस्ट थे. ही वाज एन इंग्लिश पोएट एंड एसेइस्ट. एक अंग्रेज कवि थे और एक निबंधकार थे. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री. ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दिया था. ऑक्सफोर्ड विदाउट द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी इज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. He left University College Oxford without taking a degree. उन्होंने बिना डिग्री लिए ही जो है अपनी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना कॉलेज छोड़ दिया था. And went to Berlin in 1930. और 1913 में या फिर कहें 1930 में वह बर्लिन चले गए थे. कहाँ चले गए थे? बर्लिन चले गए थे. Spender took a keen interest in politics. स्पेंडर ने पॉलिटिक्स में बहुत ही गहन रुचि ली थी. स्टीवन स्पेंडर who was a poet and essayist, उन्होंने जो है पॉलिटिक्स में बहुत ही गहन रुचि ली थी. स्टीवन स्पेंडर टुक अ ग्रेट इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. और अपने आप को एक समाजवादी और एक शांतिवादी होने के लिए घोषित किया. मतलब स्वयं को एक सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट डिक्लेयर किया. स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. स्पेंडर ने जो पॉलिटिक्स में बहुत ही गहन रुचि ली थी. एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट. और अपने आप को एक सोशलिस्ट, एक समाजवादी और एक पैसिफिस्ट और एक शांतिवादी जो है घोषित किया. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. और ऐसी किताबें जो स्टीवन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन. पोएम्स ऑफ डेडिकेशन है, द एज ऑफ बीइंग है, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी. ये सारी बुक्स के नाम है. दीज बुक्स बेसिकली हैव बीन रिटन बाय स्टीवन स्पेंडर. The books by Spender include the poems of dedication, the edge of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography. These are the name of books that were written by Stephen Spender. And the last one is World Wide World. Okay, the struggle of the modern and an autobiography. And the last one is World Within World. World Within World. These are the books that were written by Stephen Spender. इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. एक कविता जो हमारे सामने है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम. इस कविता में ही हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़. उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग भेदभाव की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया है. इट मीन्स दैट इन दिस पोएम वी विल हैव लॉट्स ऑफ आइडियाज, लॉट्स ऑफ पॉइंट्स अबाउट सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़, क्लास डिस्क्रिमिनेशन. वर्ग भेदभाव, वर्गीय असमानता, लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच इनइक्वलिटी, असमानता, सोशल इंजस्टिस, सामाजिक अन्याय के बारे में हम लोग इस कविता में पढ़ेंगे. इस कविता में जो मेन फोकस है, जो मुख्य विषय वस्तु है, उस पर वो विषय वस्तु है सोशल इंजस्टिस की, सामाजिक अन्याय की, एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ और वर्ग असमानता की, वर्ग भेदभाव की. ओके, सो वील हैव द स्टोरी, वील हैव द पोएम, वी हैव द लाइन्स ऑफ slums children. Have you ever visited or seen an elementary school in a slum? Have you ever visited? क्या कभी आप घूमने के लिए गए हैं? और seen an elementary school in a slum? या आपने स्लम में elementary school देखा है क्या? क्या आपने स्लम में elementary school देखा है क्या? What does it look like? दिखाई कैसा देता है वो स्कूल? क्या कभी आप
किसी गंदी बस्ती में एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम में गए हैं क्या? हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल? क्या आपने कभी जो है एलिमेंट्री स्कूल देखा है क्या? क्या कभी आपने वहाँ पर विजिट किया है इन असलम में गंदी बस्ती में? व्हाट डज इट लुक लाइक? वो दिखाई कैसा देता है? वो दिखाई कैसा देता है? इट्स अ क्वेश्चन बेसिकली व्हिच इज आस्क्ड जस्ट बिफोर द पोएम, बिफोर यू रीड इन द लाइन, बिफोर यू रीड आई रिपीट द लाइन फॉर ऑल ऑफ यू। हैव यू एवर विजिटेड? क्या आप कभी भ्रमण करने के लिए गए थे क्या? घूमने के लिए गए थे क्या? देखने के लिए गए थे क्या? और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अस्लम, या गंदी बस्ती में आपने एक एलिमेंट्री स्कूल देखा है क्या? व्हाट डज इट लुक लाइक? ये दिखाई कैसा देता है? ये दिखाई कैसा देता है? सो लेट्स सी वी लाइन ऑफ पोएम, ओके, विद द परफेक्ट ट्रांसलेशन स्टूडेंट्स, वन बाय वन. It's a quite typical or I can say difficult one poem out of your all. Okay, सभी poem में से difficult poem है. So don't forget to get the idea of the given lines, okay, in a perfect manner. Far, far from gusty waves. और gusty waves का मतलब होता है प्रबल लहरें. Far, far from gusty waves, these children faces. कि प्रबल लहरों से दूर, बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे. Far, far From gusty waves, these children's faces. कि प्रबल लहरों से दूर और बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे. इन बच्चों के चेहरे like rootless weeds, जड़ रहित घास फूस की भांति. जड़ रहित घास फूस की भांति. We'll have the meaning and the explanation of the given words after the completion of poem. Just have the translation first. Far, far from gusty waves, these children's faces. कि प्रबल लहरों से दूर, बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे लाइक रूटलेस वीड्स, जड़ रहित घास फूस की भांति. और रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जड़ रहित घास फूस. ऐसी घासें, ऐसे वीड्स जिनकी रूट्स नहीं होती, रूट्स से क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है. तो यहाँ बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनकी जड़ें नहीं हैं, जड़ रहित घास फूस की भांति है. द हेयर टॉर्न राउंड द पैलर, उनके बाल जो हैं, उनकी पीली चमड़ी पर बिखरे पड़े हैं. Far, far from gusty waves, these children's faces. कि प्रबल लहरों से दूर, बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे like rootless weeds, जड़ रहित घास फूस की भांति. The hair torn round their pallor, और उनके बाल जो उनके पीली चमड़ी पर, उनकी त्वचा पर जो है बिखरे पड़े हैं. The tall girl with her rain down hat, एक tall girl है, एक लंबी लड़की है, with her rain down hat, जो अपने सर को झुकाए बैठी है. All this situation, all this picture is picturized, okay, and written in a classroom of slum, okay, in a classroom of elementary school in a slum. एक गंदी बस्ती में elementary school के classroom का पूरा scene है पूरी कविता में, okay. The tall girl with a rain down hat, एक लंबी लड़की जो अपने सर को झुकाए बैठी है. The paper seeming boy, और एक पेपर सेविंग बॉय का मतलब कागज की तरह दुबला पतला दिखाई देने वाला लड़का. द पेपर सेविंग बॉय, सीमिंग का मतलब नजर आना. द पेपर सेविंग बॉय, और एक कागज की तरह दुबला पतला दिखाई देने वाला लड़का. विथ रेड आइज, चूहे जैसी आंखों वाला. द स्टंटेड, और एक लड़का और है. द पेपर सेविंग बॉय, कागज की भांति दुबला पतला लड़का. विथ रेड आइज, चूहे जैसी आंखों वाला. द स्टंटेड अनलकी हेयर, और एक स्टंटेड, एक अविकसित, जिसका पूरी तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है, पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. ओके, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ओके, एक अविकसित और एक अभागा उत्तराधिकारी है. एक लड़का है जो अविकसित है, अभागा उत्तराधिकारी है, और ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का. रिसाइडिंग अ फादर्स नाल डिजीज, वे अपने पिता की जो है, अपने पिता की नाल डिजीज. नाल का मतलब होता है गांठ की बीमारी. हड्डियों में जो गठिया रोग होता है, गांठ की बीमारी, अपने पिता की गांठ की बीमारी को रिसाइड करता है, दोहराता है. एक ऐसा लड़का भी वहाँ पर है स्लम में, गंदी बस्ती में, क्लासरूम में. उसके अंदर एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में ऐसा लड़का भी है जो स्टंटेड है, अविकसित है. अपनी एज के हिसाब से उसका फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, अविकसित है, अभागा उत्तराधिकारी है, अनलकी हेयर है. किस चीज़ का? ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का. We'll have the idea of this line after the completion of poem. पहले सुन लो मतलब क्या है यहाँ पे. The stunted unlucky hair of twisted bones, लड़का जो है अविकसित है, अभागा उत्तराधिकारी है, मुड़ी हुई हड्डियों का. Reciting a father's nail disease, अपने पिता की नाल डिजीज, अपने पिता की गांठ की बीमारी को दोहराता है. His lesson from his desk, और अपने लेसन को अपने डेस्क से पढ़ते हुए,
अपने लेसन को, अपने डेस्क से अपने लेसन को पढ़ते हुए अपने पिता की गांठ की बीमारी को दोहराता है। अपने डेस्क, अपने फर्नीचर के वहाँ से अपने अध्याय को पढ़ते हुए लड़का जो स्टंटेड है, जो अनलकी हेयर है, अभागा उत्तराधिकारी है मुड़ी हुई हड्डियों का, वह अपने अध्याय को पढ़ते हुए वहाँ से अपने पिता की गांठ की बीमारी को, नाल डिजीज को रिसाइड करता है, दोहराता है, उसके बारे में बताता है। A back of the gym class, one unnoted. A back of the gym class. और जिम क्लास के पीछे, धुंधली कक्षा के पीछे जहाँ पर रोशनी प्रॉपर नहीं है, जिम क्लास है वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं है। A back of the gym class, धुंधली कक्षा के पीछे, one unnoted, sweet and young. एक unnoted, एक अनपेक्षित, एक ऐसा बच्चा जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक अननोटेड लड़का है, स्वीट प्यारा सा है, यंग जवान है। His eyes live in a dream. उसकी आंखें सपनों में रहती है। पीछे बैठता है क्लासरूम के अंदर और इन द बैक और एट द बैक ऑफ द जिम क्लास, और जिम क्लास के पीछे, धुंधली कक्षा के पीछे, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड लड़का है, एक अनपेक्षित है, स्वीट प्यारा सा लड़का है, एंड यंग और जवान है। His eyes live in a dream. उसकी आंखें सपनों में रहती है, उसकी आंखें सपनों में रहती है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, सपने कौन से? गिलहरियों के खेल के। वो लड़का जो अननोटेड है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो सपनों में खोया रहता है, गिलहरियों के खेल के, स्क्विरल्स गेम के। और स्क्विरल्स गेम का मतलब गिलहरियों का खेल। सपनों में खोया रहता है, सपने देखता रहता है गिलहरियों के खेल के। इन ट्री रूम, और ट्री रूम का मतलब है यहाँ पे नेस्ट ऑफ स्क्विरल। नेस्ट ऑफ स्क्विरल, गिलहरी का घोंसला जहाँ वो रहती है, और गिलहरी के घोंसले में उनका जो गेम चलता रहता है आसपास के उस वातावरण में, उस सपने में वह खोया रहता है। वो लड़का अननोटेड है, अनपेक्षित है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता, स्वीट प्यारा सा यंग है। अदर देन दिस, बजाय इसके, बजाय इसका मतलब अपनी कक्षा के बजाय, अपने अध्याय के बजाय वह गिलहरी के खेलों में, सपनों में, गिलहरी खेलों के सपनों में जो है व्यस्त रहता है, देखता रहता है। ऐसा लड़का भी वहाँ पर है उस क्लासरूम के अंदर। It's all about the translation only, beta. We'll have we'll have the meaning, okay, the right meaning and the perfect one after the completion of poem. Okay, it's a matter of video. Let's go back और वहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, translation क्या थी और meaning भी आपको पूरा समझाएंगे सारा का सारा. Okay, don't worry. So it's all about the first standard students. And the next one I'm going to have on sour cream walls, खट्टी क्रीम की दीवारों पर. सोर क्रीम का मतलब होता है खट्टी क्रीम. सोर का मतलब खट्टी होती है, क्रीम का मतलब क्रीम होता है. खट्टी क्रीम की दीवारों पर, एंड द सोर क्रीम इज अ सिंबल ऑफ बेसिकली यू नो ओल्ड कलर्स. ओल्ड कलर्स का सिंबल होती है, पीली पीली पड़ी होती है, काफ़ी बदबूदार होती है सोर क्रीम, खट्टी क्रीम. ओके, लाइक मिल्क का और जनरल क्रीम मार्केट में अवेलेबल होती है. इस तरह के कलर्स दीवार पर वहाँ पे पेंटेड है, बड़े भद्दे से कलर है, बड़े उबाऊ से कलर दीवार पर पेंटेड है, सोर क्रीम की तरह है. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, खट्टी क्रीम की दीवारों पर. अरे खट्टी क्रीम की दीवारों पर ऐसे रंग वहाँ पर हैं जो बड़े सोर हैं, बड़े खट्टे खट्टे से हैं, बड़े ही भद्दे से, बड़े मतलब एक कलर लेस वी कैन से दैट, उनका रंग उड़ गया है. दैट्स व्हाई द कलर ऑफ द वॉल इज सिंबलाइजेस एज सोर क्रीम. सोर क्रीम ऑन सोर क्रीम वॉल्स, खट्टी क्रीम की दीवारों पर. यहाँ पे रंग से मतलब है, दीवारों के रंग से मतलब है डोनेशंस, दान किए हुए कुछ चित्र लगे हुए हैं उन दीवारों पर जिनका रंग उड़ा हुआ है, जिन यहाँ पर सोर क्रीम के नाम से यहाँ पर लिखा गया है. ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, दान किए हुए चित्र वहाँ पर लगे हुए हैं. सोर क्रीम वॉल्स का मतलब है कि खट्टी क्रीम की दीवारों पर दीवारें ऐसी जिनका रंग उड़ा हुआ है, उन पर दान किए हुए कुछ चित्र लगे हुए हैं. पहला चित्र उनमें से है शेक्सपियर का चित्र वहाँ लगा हुआ है. उस स्लम के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल है, उस कक्षा में, उस क्लासरूम में जो चित्र है पहला वो है शेक्सपियर का. शेक्सपियर इज एन एपिटोम ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. ओके, सो शेक्सपियर का हेड का मतलब सर नहीं है, शेक्सपियर का चित्र वहाँ लगा पड़ा है. क्लाउडलेस एट डाउन, सूर्य उदय के समय बादलों का चित्र है. क्लाउडलेस एट डाउन का मतलब सूर्य उदय के समय, क्लाउडलेस का मतलब क्लाउडलेस, स्वच्छ आकाश, नॉट बादल. क्लाउडलेस है, क्लाउडी नहीं है. और सूर्य उदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र वहाँ लगा पड़ा है. ऑन सोर क्रीम वॉल्स, डोनेशन, दान किए हुए चित्र वहाँ लगे हुए हैं. उस कक्ष में, उस क्लासरूम में कुछ दान किए हुए, कुछ डोनेशंस किए हुए चित्र वहाँ पे लगे हुए हैं. और उन चित्रों में, उन तस्वीरों में पहली तस्वीर है शेक्सपियर की, विलियम शेक्सपियर की, वन ऑफ द इंग्लिश वन ऑफ द एपिटोम ऑफ इंग्लिश क्लासिकल लिटरेचर. ओके,
तो शेक्सपियर का चित्र वहां लगा पड़ा है। क्लाउडलेस से डाउन का मतलब है कि सूर्य उदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र वहां पर है। उन दीवारों पर सूर्य उदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र भी लगा पड़ा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। सिविलाइज्ड डोम सभ्य गुंबद, और गुंबद का मतलब होता है बड़ी बड़ी इमारतें, और राइडिंग ऑल सिटीज सभी शहरों पर दौड़ती हुई, सभी शहरों पर दौड़ती हुई सभ्य इमारतों के, सभ्य गुंबदों के चित्र वहां लगे पड़े हैं। शेक्सपियर का चित्र वहां लगा पड़ा है। क्लाउडलेस से डाउन का मतलब सूर्य उदय के समय स्वच्छ आकाश का चित्र वहां लगा पड़ा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑन सिटीज सभी शहरों पर दौड़ते हुए सभ्य गुंबदों का चित्र वहां पर लगा हुआ है। बेल फ्लावरी ट्रायोलेस वैली, फूलों वाली, घंटी वाली, अरे घंटियों वाली, फूलों वाली ट्रायोलेस वैली, ट्रायोलेस घाटी का चित्र वहां लगा पड़ा है। ये सारे चित्र जो हैं उस क्लासरूम में दान किए हुए हैं। कैसे हैं? दान किए हुए चित्र हैं। ऑन सोक्रीम वॉल्स डोनेशन, सोक्रीम वॉल्स पर, कलरलेस उन वॉल्स पर दान किए हुए कुछ चित्र हैं, कुछ पेंटिंग लगी हुई है। तो फर्स्ट वन इज शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस से डाउन, सूर्य उदय के समय क्लाउडलेस में स्वच्छ आकाश का चित्र वहां लगा पड़ा है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज सभी शहरों पर दौड़ते सभ्य गुंबदों का, बड़ी बड़ी इमारतों के चित्र वहां लगे पड़े। बेल फ्लावरी ट्रायोलेस वैली, घंटियों वाली, फूलों वाली ट्रायोलेस घाटी का चित्र वहां लगा पड़ा है। ओपन हैंडेड मैप, खुला मानचित्र वहां पर है। वर्ल्ड का मैप है, ओपन हैंडेड मैप, एक वर्ल्ड मैप वहां लगा पड़ा है। वर्ल्ड का मैप है, ओपन हैंडेड है, खुला मानचित्र है, ओपन हैंडेड है पूरी तरह से, एक खुला मानचित्र वहां लगा पड़ा है, वर्ल्ड मैप है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो बताता है कि संसार है। वे ओपन हैंडेड जो मैप है, जो मानचित्र वहां लगा पड़ा है भूगोल का, ज्योग्राफी का, पूरे वर्ल्ड का, वो ये बताता है, दर्शाता है कि ये संसार है, दुनिया है। उस वर्ल्ड मैप में जो सब कुछ दिखा रखा है, बता रखा है, ये दुनिया है। वो मैप कहता है कि ये दुनिया है, ये संसार है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड, जो संसार को संसार के होने की संख्या देता है। वो मैप ही दर्शाता है, ये बताता है कि वर्ल्ड जो वर्ल्ड है, ये संसार है। एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रन, और इसके बावजूद भी अब तक इन बच्चों के लिए, और इसके बावजूद भी अब तक इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, ये जो विंडो है, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं जो लगा पड़ा है यहाँ पे वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड मैप नहीं जो लगा पड़ा है, ये जो विंडोज हैं, जो कक्ष की दीवारों पर खिड़कियां लगी पड़ी हैं, खिड़कियां जो लगी पड़ी हैं, दीज विंडोज देयर वर्ल्ड, के संसार है। जो रियल विंडोज वहाँ पे क्लासरूम में लगी हुई है, रियल विंडोज लाइक वी हैव इन अ क्लासरूम, हमारी कक्षा में लगी होती विंडोज लाइक वन वी आई हैव इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने भी यहाँ विंडो है। इस तरह की विंडो जो है क्लासरूम में जो लगी पड़ी है, उनका रियल वर्ल्ड है, उनका संसार है। ये मैप जो है, इस मैप में जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे, और ये मैप जो दर्शा रहा है, वो संसार इन बच्चों का नहीं है। इन बच्चों का संसार क्या है? इन बच्चों की दुनिया क्या है? इन बच्चों की दुनिया जो उनके अपनी विंडो में से बाहर नजर आती है, स्लम की, गंदी बस्ती की। ओके, लैक ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज़ जो वहाँ पर है, जो कचरा पड़ा जाता है, जो सारा पानी कीचड़ यहाँ इधर उधर मिलता है, इधर देखा जा सकता है, वो उनकी रियल दुनिया है, इनका रियल वर्ल्ड है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, इतने सारे पेंटेड यहाँ पिक्चर्स लगे पड़े हैं, कलरफुल पिक्चर्स क्लासरूम में लगे पड़े हैं। इसके बाद भी यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने कहा, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, और इनके बावजूद भी इन बच्चों के लिए जो ये विंडोज हैं, ये जो दीज विंडोज, ये जो विंडोज, रियल विंडो जो क्लासरूम में लगी पड़ी है, नॉट दिस मैप, ये मैप नहीं, देयर वर्ल्ड, उनके संसार है। मतलब जो विंडोज हैं क्लासरूम की, वो उनके रियल वर्ल्ड है, ना कि वो मैप उनका रियल वर्ल्ड है। वो मैप तो फेक है, झूठा है, झूठा संसार दिखाता है। और रियल वर्ल्ड कौन सा? रियल वर्ल्ड जो उन्हें नजर आता है अपनी कक्षा के बाहर, अपनी खुद की विंडो से, अपनी क्लासरूम की विंडो से। दीज विंडोज रेफर्स टू द रियल वन, उनकी रियल विंडोज से जो कुछ नजर आता है बाहर, उनके कस्बे का चित्र, उनके टाउन का, उनके एरिया का चित्र, उनके एरिया का जो फिलहाल जो लैंडस्केप है जो नज़र आता है, वही रियल है, वही संसार है उनका। With all their futures painted with a fog, with all their futures painted with a fog, जहाँ पे उनका संपूर्ण भविष्य जो है धुंध से रंग दिया गया है। जिस प्रकार से कोहरे में कुछ नज़र नहीं आता, उनके भविष्य, उन बच्चों को भी अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। इस प्रकार से
फॉग में कुछ नज़र नहीं आता. फॉग इन विंटर एक्चुअली यू कैन सी लॉट्स ऑफ फॉग. ओके, फॉग दिखाई देता है. जिस तरह से फॉग में कुछ नज़र नहीं आता, इस तरह से उनके जीवन इस तरह से उनके जीवन को जो रंग दिया गया एक फॉग की तरह, उन्हें भी अपना भविष्य नज़र नहीं आता. With all their futures painted with a fog, जहाँ पर उनका संपूर्ण भविष्य फॉग से रंग दिया गया है, धुंध से, कोहरे से रंग दिया गया है, जहाँ पर उन्हें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता. और जो भी दिखाई देता है उस विंडो से, उन खिड़कियों से, वही रियल वर्ल्ड है, ना कि ये मैप उनका संसार है. Okay, don't forget that I mentioned that we'll have the clarification of the lines, difficult one, after the completion of poem. I'm having the translation for students for all of you, okay, in Hindi. A narrow street sealed in with a lead sky. A narrow street sealed in with a lead sky. एक narrow street है, उस गंदी बस्ती में narrow street है, एक तंग गली है, sealed in with a lead sky, जो कि हल्के भूरे आकाश तले जो है बंद है. आकाश तो है वहाँ पे, लेकिन हल्का भूरा है. हल्का भूरा का मतलब डस्टी है, मडी है, कीचड़ वाला है, धूल वाला है. अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली वहाँ पर है. गली तो नहीं, काफ़ी नैरो है, काफ़ी तंग है, छोटी सी गली है, सकरी गली है. अ नैरो स्ट्रीट सील इन विद अ लेड स्काई, वो सील है गली, वो बंद है लेड स्काई तले, भूरे आकाश तले. भूरे आकाश तले वो गली जो है बंद है, डस्टी है, मड़ी है. फार फार फ्रॉम रिवर्स, और उनकी दुनिया दूर है नदियों से, कैप्स सरिताओं से. उनकी गलियां, उनकी दुनिया दूर है नदियों से. फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स दूर है नदियों से, कैप्स सरिताओं से. एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और शब्दों के सितारों से. शब्दों के सितारे, इसका मतलब है उनकी दुनिया जो है नेचुरल एटमॉस्फेयर से, क्लीन एटमॉस्फेयर से, नेचुरल एटमॉस्फेयर से, नेचुरल सीन से, नेचुरल लैंडस्केप से बहुत दूर है, बहुत दूर है उनकी दुनिया. फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, उनकी दुनिया, उनकी गलियां, उनकी जो गंदी बस्ती है वो बहुत दूर है नदियों से. नदियां जो प्राकृतिक दृश्य का बहुत ही एक सुंदर नमूना है, एग्जाम्पल यहाँ पर है. कैप सरिताएं हैं, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और जो वर्ड्स है, शब्दों के सितारे हैं, उनकी दुनिया इन सबसे बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है. श्योरली शेक्सपियर इज वीक, सुनिश्चित रूप से शेक्सपियर यहाँ पर विग्ड है, कमज़ोर है, एक गलत उदाहरण है. श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, कि सुनिश्चित रूप से शेक्सपियर यहाँ पर विग्ड है, कमज़ोर है, बुरा उदाहरण है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है एक बुरा उदाहरण है, एक बैड एग्जाम्पल है. शेक्सपियर यहाँ पर कमज़ोर है, एक विग्ड है, एक गलत एग्जाम्पल यहाँ मेंशन कर रखा है शेक्सपियर का. बताएंगे इसका मतलब क्या होता है. विल हैव द क्लैरिफिकेशन, बट आई एम हैविंग द ट्रांसलेशन राइट नाउ. जस्ट गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसलेशन, विल हियर द लाइन. ओके, डोंट वरी, जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट इट. श्योरली शेक्सपियर इज विग्ड, कि सुनिश्चित रूप से शेक्सपियर यहाँ पर विग्ड है, कमज़ोर है. कि शेक्सपियर का चित्र जो लगा पड़ा है उस गंदी बस्ती की कक्षा, उस क्लासरूम की कक्षा के अंदर, उस गंदी बस्ती के एलिमेंट्री स्कूल की क्लासरूम में जो शेक्सपियर का जो हेड चित्र वहां पर लगा पड़ा है, वो विग्ड है, कमज़ोर है. द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और मैप यहाँ पर एक बुरा उदाहरण है, और मैप यहाँ पे बुरा उदाहरण है. वे शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टेड देम टू स्टील, वे शिप्स एंड सन एंड लव टेम्प्टेड देम टू स्टील, और उस मैप में जहाज़ों के जहाज दर्शाए गए हैं. एंड सन, उस मैप में वो जो मैप जो है बुरा उदाहरण है. इसके अलावा और चित्र वहाँ पर हैं. वे शिप्स एंड सन, ऐसे चित्र भी है वहाँ पर जिनमें शिप्स है, जहाज हैं. सूर्य का चित्र भी वहाँ पर है. एंड लव एंड टेम्प्टिंग देम टू स्टील, और प्रेम दर्शाया गया. उसमें क्या दर्शाया गया है? प्रेम दर्शाया गया है. टेम्प्टिंग देम टू स्टील, जो उन्हें ललायित करता है चोरी करने के लिए, कि मन करता है ये सब हमारे पास हो. A day will come when we'll have all these things. उन चित्र में सूर्य का चित्र है, जहाज़ों के चित्र हैं, प्यार दर्शाया गया है, जो टेम्प्टिंग, ललायित करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है चोरी करने के लिए. For lives, ऐसे लोग, lives का मतलब यहाँ पे जीवन नहीं है, लोग हैं. For lives means people. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. For lives that slyly turn. The meaning of slyly turn is चुपके से चले जाना. The meaning of slyly turn is चुपके से चले जाना. In their cramped hole, ऐसे लोग
जो छुपके से अपने क्रैम्प्ड होल में, अपने तंग मकानों में, अपने तंग झोंपड़ों में, फ्रॉम फॉग, धुंध से बचने के लिए ऐसे लोग जो अपने तंग मकानों में, तंग झोंपड़ों में चले जाते हैं, उनकी रातें बड़ी अनंत होती हैं। उनकी रातें कैसी होती है? अनंत होती हैं। ऐसे लोग जो कोहरे से बचने के लिए अपने तंग मकानों में, अपने तंग झोंपड़ों में चले जाते हैं, उनकी रातें बड़ी अनंत होती है, एंडलेस होती है। On this slag heap, on this slag heap, on this slag heap, on this slag heap, these children were skins peeled through by bones and spectacles of steel with magnet glass. On this slag heap, और धातु के मैल के ढेर पर ये बच्चे, और धातु के मैल के ढेर पर, मतलब जो धातु के मैल के ढेर का मतलब है क्लासरूम में जो गंदा एटमॉस्फेयर वहाँ पर है, डस्टी है, बहुत ही गंदा है, बहुत ही अनक्लीन, वी कैन से दैट। जो एटमॉस्फेयर क्लासरूम में वहाँ पर अवेलेबल है उसे यहाँ पर स्लैग ही बोला गया है, कचरे का ढेर बोला गया है, धातु के मैल का ढेर बोला गया है। ऑन दिस स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पेप्ड थ्रू बाय बोन्स, और धातु के मैल के ढेर पर ये बच्चे जिनकी 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 त्वचा में से उनकी हड्डियां दिखाई देती हैं, और धातु के मैल पर बैठे बच्चे, ऑन द स्लैग हीप, और धातु के मैल के ढेर पर बैठे बच्चे, दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, वेयर स्किन पीट थ्रू बाय बोन्स, जहां उनकी त्वचा में से उनकी हड्डियां जो उनकी बोन्स नजर आती हैं, दिखाई देती हैं। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विथ मैग्नेट ग्लास, और ये बच्चे जो हैं स्टील के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। आई हैव द प्लास्टिक वन, अ वेरी क्वालिटी वन, आई कैन से दैट। ये बच्चे स्टील के स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, स्टील के चश्मे पहनते हैं, विद मैग्नेट ग्लास, मरम्मत किए हुए कांच के, स्टील के चश्मे पहनते हैं, मरम्मत किए हुए कांच के, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, बिल्कुल उसी प्रकार से, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। जिस प्रकार से जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े, जिस प्रकार से जमीन पर पड़े पत्थर के टुकड़े, इस तरह की क्वालिटी के वो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम्स, ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका सभी समय और सभी स्पेस का, स्पेस मतलब क्षेत्र यहाँ पर एरिया है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सभी समय और सभी क्षेत्र, सभी एरिया कुछ और नहीं बल्कि फॉगी स्लम है, धुंध भरी गंदी बस्तियां हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, देयर स्पेस, नथिंग बट फॉगी स्लम, कुछ और नहीं बल्कि धुंध भरी गंदी बस्तियां हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका सभी समय और सभी क्षेत्र जो है धुंध भरी गंदी बस्तियां हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, सो ब्लॉट देयर मैप्स, उनके मैप्स को हटा दो यहाँ से। सो ब्लॉट देयर मैप्स, मैप्स का मतलब होता है चित्र जो लगा रखे हैं, यहाँ पे वॉल के मैप लगा रखे हैं, चित्र लगा रखे हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, उनके मैप्स को ब्लॉट कर दो, हटा दो यहाँ से। विद स्लम्स एज बिग एज डूम, एंड विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और जितने बड़े आकार के, डूम का मतलब प्रलय यहाँ पर है, और प्रलय जैसे आकार के, प्रलय जैसे आकार के बड़े बड़े गंदी बस्तियों के चित्र लगाओ। उनका संसार, उनकी दुनिया, उनका समय क्षेत्र कुछ और नहीं बल्कि फॉगी स्लम्स है, धुंध भरी गंदी बस्तियां हैं, स्लम्स हैं। सो ब्लॉट देयर मैप्स, सो ब्लॉट देयर मैप्स, उनके मैप्स को हटाओ यहाँ से, उनके मैप्स को हटा दो यहाँ से। विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, और प्रलय जैसे आकार के गंदी बस्तियों के चित्र लगाओ यहाँ पे। दिखाओ एक बच्चा किस तरह से वहां पर रो रहा है पानी के लिए, चित्र ऐसे लगाओ कि दिखाओ किस तरह से माँ वहां पर खड़ी है लाइन में पानी के लिए। दिखाओ वहां पर किस तरह से बच्चे अध्ययन कर रहे हैं कचरे के कूड़े के पास। दिखाओ वहां पर किस तरह से बच्चे की हड्डियां निकल रही हैं। दिखाओ उन्हें उनका रियल संसार, एक रियल वर्ल्ड जहाँ पे समझ सके कि हमारी दुनिया ये है। हटाओ ये मैप यहाँ से, और प्रलय जैसे आकार के, डूम जैसे साइज के बड़े बड़े जो हैं गंदी बस्तियों के चित्र वहाँ पर लगाओ। स्टीवर्ट स्पेंडर कहते हैं, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। जब तक कि गवर्नर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, this map becomes their window, this map becomes their window, and these windows that shut their lives are like catacombs. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window. जब तक कि ये मैप उनकी खिड़कियां नहीं बन जाती, जब तक कि ये मैप उनकी खिड़कियां नहीं बन जाती, and these windows, और ये खिड़कियां
ये विंडोज दैट शट देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो उनके जीवन को कब्रों के तहखानों की भांति बंद कर देती है। और वह विंडोज जो उनके जीवन को, उन बच्चों के जीवन को कैटाकॉम्स की तरह, कब्रों के तहखानों की तरह, जो ग्रेवयार्ड्स में कब्रों के तहखाने होते, कब्र होती है, और वह विंडोज जो उनके जीवन को, उन बच्चों के जीवन को कब्रों की तहखानों की तरह बंद कर देती है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। अरे तोड़ दो और तोड़ दो, तब तक तोड़ो जब तक कि कस्बे टूट ना जाएं। यहाँ पर कहा गया है उनकी गंदी वस्तुओं को तोड़ दो, उनकी गंदी वस्तु को हटा दो यहाँ से। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, की तोड़ दो और तब तक तोड़ो जब तक कि उनके कस्बे टूट ना जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ, और इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इनके संसार को जो है गोल्ड सैंड्स पर, सुनहरी रेत पर, रन एज़ोर का मतलब, एज़ोर यहाँ पे ब्लू कलर है, कलर ऑफ स्काई, रन एज़ोर उनके संसार को जो है, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को जो है गोल्ड सैंड्स पर, सुनहरी रेत पर जो है नीले आकाश की भांति दौड़ने दो। और उनके संसार को सुनहरी रेत के ऊपर नीले आकाश की भांति दौड़ने दो, नीले आकाश की भांति दौड़ने दो। एक स्वच्छ आकाश दिखाओ उन्हें हरे हरे खेत दिखाओ। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे हरे खेत दिखाओ, हरे हरे खेत दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज़ोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनके संसार को ऑन गोल्ड सैंड्स, सुनहरी रेत पर जो है नीले आकाश की भांति, स्वच्छ आकाश की भांति दौड़ने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन एंड लेट देयर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स, एंड लेट देयर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स, और उनकी जीवा को दौड़ने दो, चलने दो नग्न किताबों पर, पढ़ने दो बच्चों को पढ़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स, उनकी टंग्स, उनकी जीवा को रन दौड़ने दो, नैकेड नग्न इनटू बुक्स, किताबों में उनकी जीवों को पढ़ने दो। वो बच्चे पढ़ाई करें, स्टडी करें, कुछ ऐसा माहौल बनाओ, कुछ ऐसा वातावरण क्रिएट करो। एंड लेट देयर टंग्स रन नैकेड इनटू बुक्स, उनकी जीवा को नग्न किताबों पर दौड़ने दो, रन नैकेड, उनकी जीवा को नग्न जो है किताबों में दौड़ने दो, मतलब उन्हें स्टडी करने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, सफ़ेद और हरे पन्ने खुलने दो, सफ़ेद और हरे पन्ने खुलने दो। हिस्ट्री देयर्स वूज लैंग्वेज इज द सन, हिस्ट्री देयर्स वूज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि इतिहास उसका होता है जिसकी भाषा नॉलेज होती है। whose language is the knowledge. Sun symbolizes knowledge here. The meaning of sun is not sun, the meaning of sun is knowledge. History theirs whose language is the sun. इतिहास उसका होता है जिसकी भाषा knowledge होती है. History theirs whose language is the sun. इतिहास उसका होता है जिसकी भाषा जो है knowledge होती है, ज्ञान होता है. It's all about the poem, students. Translation. Then we'll have the difficult words one by one. Okay. I told you that after having translation, हम करेंगे difficult words के बारे में. The first one was about like we had there like the tall girl. वहाँ पे line number 3 में था tall girl. Okay, we are having the difficult words, but then we'll speak about the figure of speech after it. Okay. The first word we had the tall girl. Okay, the same is given here in your book in question number first on page number 93. Okay, on page number 93, question number first says the tall girl with her head bent down means. यहाँ पर एक वर्ड आया था tall girl, लंबी लड़की अपने सर को झुकाए बैठी क्लासरूम में. एक लंबी लड़की वहाँ पे क्लासरूम में थी जो अपने सर को झुका के वहाँ बैठी हुई थी. उसका मतलब क्या था? वो सर को झुकाए के बैठी हुई थी. उसका मतलब उसका राइट आंसर है the tall girl with her head bent down means the girl is ill and exhausted. वो लड़की जो है जो अपने सर को झुका के बैठी है वो इल है, बीमार है, एग्जॉस्टेड है, थकी हुई है. कैसी है? इल है, बीमार है, थकी हुई थी. लड़की जो है इल है, बीमार है और थकी हुई है, एग्जॉस्टेड है, थकान उसे बहुत ज़्यादा, बीमार है वो. स्टिल स्टेज इन क्लासरूम, ओके, फॉर सम ऑब्जेक्टिव्स, ओके, टू बिकम समथिंग स्पेशल इन हर लाइफ, बट शी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड. शी इज़ इल एंड एग्जॉस्टेड, दैट वाई उसका जो हेड था वो बेंट डाउन था, झुका हुआ था. The meaning of the tall girl had been down is she is ill and exhausted. वो बीमार है और थकी हुई है. The next word is given here, the paper seaming boy. The paper seaming boy. In line number third, the line number third, the paper seaming boy. The paper seaming boy. The paper seaming boy कागज की तरह दुबला पतला लड़का वहाँ पर था उस क्लासरूम में. और उसका मतलब है the boy was weak
hungry. The given is the boy was weak, hungry and thin. The question is given here, the paper saving boy with red eyes means, the paper saving boy with red eyes means the boy is, the answer is thin, hungry and weak. वो लड़का जो है कागज की तरह जो है दुबला पतला क्यों था? Because he was weak, he was hungry and he was thin. वो पतला था, बहुत कमज़ोर था. Lack of proper nutrition, lack of proper, proper nutrition, proper food, proper meal. Okay. The meaning is the boy is thin, hungry and weak. And the next one is the stunted unlucky hair of twisted bones means in line number 4th one. एक अविकसित अभागा उत्तराधिकारी था of twisted bones. एक अविकसित अभागा उत्तराधिकारी था twisted bones, मुड़ी हुई हड्डियों का. The question given here, I'm having the question just to get the answer of the same one which are given in your textbook, okay, on print poem. The stunted in line number 4, the word like the line was like that. The stunted unlucky hair of twisted bones means कि अविकसित अभागा उत्तराधिकारी, अविकसित और मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी का मतलब क्या था? वहाँ पर मतलब था has an inherited disability. उस लड़के में inherited disability थी, मतलब उस लड़के में जो है एक ऐसी डिजीज जो ऑफस्प्रिंग से थी, उसके अपने ऑफस्प्रिंग के टाइम से थी. जब वो संतान था, अपने पिता की जब जन्म हुआ था, उसका बर्थ हुआ था, उस समय उसे जेनेटिकली बायोलॉजिकली वो डिजीज उसे मिल गई थी अपने पिता की. उसके पिता को भी नाल डिजीज थी, गांठ की बीमारी थी, उसको भी वो गांठ की बीमारी जेनेटिकली मिल गई थी. इज अ क्लियर? द लाइन वॉज द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स कि अविकसित अभागा उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उसका मतलब वहां पर था अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, मतलब मुड़ी हुई हड्डियों का अभागा उत्तराधिकारी. उसका मतलब है he has, the boy has an inherited disability. Lots of option I have, like the stunted, unlike the question is the stunted unlucky hair of twisted bones means the boy has an inherited disability, was short and bony like that. कुछ ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, and out of these options the first one is correct. Was and has an inherited disability. उस लड़के में वंशानुगत कुछ कमियां थी, वंशानुगत इनहेरिटेड. उसने अपने जेनेटिकली जो है बायोलॉजिकली अपने फादर से वो डिजीज़ जो है मैं कहूँ तो एक जीन से प्राप्त की थी. उसे अपने कोई बीमारी नहीं थी, उसके फादर से जेनेटिकली उसे बीमारी लगी थी. तो बीमारी उसके फादर को थी, उसको लग गई थी जेनेटिकली, बायोलॉजिकली और इनहेरिटेड. ओके. एट द नेक्स्ट, हिज आइज लीव इन अ ड्रीम. एक बच्चा था वहाँ पे, अननोटेड था, अपेक्षित था और जो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही यंग था. His eyes live in a dream, a squirrel's game. What's the meaning of this line? His eyes live in a dream, a squirrel's game in a 3-room other than this means. इसका मतलब क्या है? The boy is full of hope in the future. The boy is mentally ill. The boy is distracted from the lesson. उसका मतलब क्या है? Right answer is easy to say. Third one, distracted from the lesson. कि लड़का जो था वो अपने लेसन से, अपने अध्यायों से डिस्ट्रैक्टेड था, उसका ध्यान नहीं था उस पर, तभी वो सपनों में खोया हुआ था गिलहरी के खेलों के. एंड द राइट आंसर इज द बॉय इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन. कि लड़का जो था अपने लेसन से डिस्ट्रैक्टेड था, उसका ध्यान जो है नहीं था अपने अध्याय पर. ओके. एंड द लास्ट वर्ड विच इज वन अबाउट चिल्ड्रन फेस आर कंपेयर टू रूटलेस विट्स. ओके. इन लाइन नंबर 2, the children faces actually have been compared with the rootless wits. कि बच्चों के चेहरे को यहाँ पे रूटलेस विट्स से कैसे क्यों कंपेयर किया गया है? बच्चों के चेहरे को यहाँ पर रूटलेस वीट से कंपेयर क्यों किया गया है? द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस विट्स. दिस मीन दे आर इनसिक्योर, क्योंकि वो इनसिक्योर हैं. जड़ रहित घास फूस के साथ बच्चों के फेसेस को क्यों कंपेयर किया गया है? Their faces were like the rootless weeds, ऐसे weeds जिनकी roots नहीं होती है. This means they are insecure. इसका मतलब वो insecure हैं. Are ill-fed हैं. Are wasters और wasters हैं. And the right answer is are ill-fed. Are ill-fed, उन्हें proper तरीके से खाना नहीं खिलाया जाता. Ill-fed, fed का मतलब भोजन खिलाया जाना, ill का मतलब बहुत ही कम, उन्हें proper तरीके से भोजन प्राप्त नहीं होता, proper nutrition नहीं मिलते हैं, इसलिए उनका चेहरा कैसा है? रूटलेस विट्स की तरह है. Their faces are like just like rootless wits. Is it clear, students? We solve about the difficult words, and the next we can have Shakespeare's had. Okay, let's have. वो हमने कर लिया था वहाँ पे. Yeah, everything we had. Yeah. What's the meaning of basically
unless governor, inspector, visitor, why these kind of name of personalities actually are mentioned or have been mentioned in this poem? यहाँ पे गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स का नाम यहाँ पे क्यों आया है? यहाँ पे इसलिए आया है, the poet has some hope from these people that they can think about the reformation of their life, of the slum children, the reformation of the lives of slum children. That's why the names have been mentioned by the poem in this poem, that the poet Stephen Spender has some expectation, has some hope, okay, from these people like governor, inspector, visitor, that they can think about the reformation of their life, that they can think about their lives well. उनके जीवन के अच्छे के बारे, भले के बारे में, उनके जीवन के रिफॉर्मेशन के बारे में, सुधार के बारे में सोच सकते हैं, ऐसी उम्मीद लगा करके यहाँ पर नाम उनके मेंशन किए हैं हमारे पोएट स्टीफन स्पेंडर ने. Okay, students, it's all about the difficult words that we had in our poem with translation, students. Okay, it's time to have the figure of speech. You know that very well. In our last poem, we talked about simile, we talked about personification, and we talked about in extras metaphor there. With in extras metaphor there, and even alliteration was also there. Alliteration में discuss किया था हम लोगों ने. If you know about the definition of alliteration in these figure of speech, just go in that video, go over there and have the line of the meaning of definition there. But speaker, let's have the figure of speech one by one with different words. The first line is far, far from gusty waves. If the examiner will ask you that which figure of speech is used in this line, then the answer is alliteration. A-L-L-I-T-E-A-R, A-L-L-I-T-E-R-A-T-I-O-N, alliteration. Okay, and the right answer is alliteration, and the alliteration is a figure of speech. Alliteration is a figure of speech in which the first letter or syllable of two or more than two words is repeated or are repeated. Alliteration एक ऐसी figure of speech, ऐसा अलंकार है जिसमें दो या दो से अधिक जो शब्द हैं, जो वर्ड्स, उनके जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो रिपीट होते हैं. एग्जाम्पल है far, far from gusty waves. The first letter is F, in the second word F, in the third one F. Repetition हो रहा है letters का. That's why this figure of speech is known as alliteration. क्या यहाँ पर alliteration है, alliteration. And the next we have like rootless bits. Their faces exactly were compared or has been compared here with rootless bits. And where there is like, as and so. I told you about point number first कि where there is like, as and so, कि जहाँ कहीं भी like का, as का, so का compare करने के लिए use होता है. Okay, we always had their simile. वहाँ पर हमेशा simile use होती है as a figure of speech. As a figure of speech वहाँ पर हम हमेशा simile use करते हैं. क्या करते हैं हम लोग? Simile use करते हैं. Okay. The paper seeming boy like rootless bits. यहाँ पर क्या simile है? Simile क्या होती है? Simile is a figure of speech in which comparison is made between two different objects. Okay, but don't forget that there should be one point of resemblance. One point of resemblance with the help of like, as and so. जहाँ पे like आ जाए, जहाँ पे as आ जाए, जहाँ पे so आ जाए, like, as and so, S-O, so, जहाँ पे words आ जाए और comparison हो रहा हो दो objects के बीच में, two different objects like the children's faces and rootless bits. Okay, children's के face यहाँ पे कैसे हैं? Rootless bits की तरह है, comparison हो गया, one point of resemblance भी हो गया, एक point हम match कर गए दोनों के अंदर. That's why we have simile here. That's why we have simile here. And the next says the paper seeming boy. The paper seeming boy, boy को यहाँ पे compare किया गया paper से जो बड़ा पतला होता है. Okay, red's eyes, boys को यहाँ पे चूहे की आंखों से compare किया गया है. Okay, तो यहाँ पे भी comparison है. In lines में भी comparison है यहाँ पे, but without the word like, as, like and so. Comparison यहाँ पे comparison तो है, like the boy has been compared with the boys has been compared with the paper like with the red's eye, चूहे की आंखों से compare किया गया boy को यहाँ पे. The paper seeming boy, okay, with red's eyes. Okay, the boy has been compared with the paper or the red's eyes. Comparison is made, comparison यहाँ पर किया गया है, but comparison यहाँ पे as, like और so के साथ नहीं है, like the in first one like rootless bits we had. Okay, comparison यहाँ पर किया गया है, लेकिन comparison यहाँ पे जो as, like और so से नहीं हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे जहाँ पे where there is comparison is made without as, like and so, without as, like and so, the figure of speech will be metaphor.
कौन सी होगी? मेटाफर, 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 मेटाफर वहाँ पे यूज होगा. If the examiner will ask you that which figure of speech is used in these lines, then your answer will be metaphor. Comparison तो हो रहा है, but without the word like, as, like and so. Okay, that's why the figure of speech is metaphor. I repeat that again. Okay, I repeat that again. A metaphor is a figure of speech in which comparison is made, just like simile. A metaphor is a figure of speech in which comparison is made between two different objects, without the word like, as, like and so. Without the word as, like and so, but there should also be one point of resemblance between two different objects. दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक पॉइंट रिजेम्बलेंस का होना चाहिए, एक पॉइंट, एक बात मैच करनी चाहिए, तभी मेटाफर होगा. लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स आपका लाइक एज और सो वहाँ पर नहीं होगा, लाइक एज सो वहाँ पर नहीं होगा, लेकिन कंपैरिजन होगा. तो जहाँ जहाँ मेटाफर है मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन मैंने बता दी है. लाइक एज सो के बिना तो आपका मेटाफर होगा, लाइक एज सो के साथ आपका सिमिली होगा, और अगर रिपीटेशन ऑफ लेटर्स है फर्स्ट तो वहाँ पे एलिट्रेशन है. ओके, सो पेपर सेविंग बॉय मेटाफर, रेड्स आइज यहाँ पे मेटाफर है, फादर्स नाल डिजीज यहाँ भी मेटाफर है. देन वी हैव we have like in first, second, third stanza, like bottle beats on stone, like आ गया, like यहाँ पर आ गया. bottle beats on stone, जो पत्थर हैं, टुकड़े हैं पत्थर के, उनसे कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे हमारा सिम्बली आ गया. देन with slum as big as doom, with slum as big as doom, तो यहाँ पे as आ गया, कंपेरिजन में doom प्रलय जैसे आकार के जो चित्रगंधी बस्ती के हैं, तो as यहाँ पर आ गया. we have simile here. Leaves like catacombs that shut upon their lives, यहाँ पे चिल्ड्रंस का जो लाइफ है, जीवन है, उसका कंपैरिजन यहाँ पे कैटाकॉम्स की तरह है. पर यहाँ पे लाइक आ गया, एज, लाइक और सो में से कुछ भी आ जाएगा तो क्या होगा? सिमिली होगा. This all about your figure of speech, students. If there is as, like and so, with the help comparison is made between two different objects, two different things, then there would be simile. But if there is no as, like and so, but the comparison is made, there would be metaphor. But if there is repetition of letters or syllable, there would be alliteration. Okay, students, it's all about your point number 2. If you have any doubts about the translation or anything else, you can ask me easily. Okay, thank you and have a nice day.